नमस्कार दोस्तों। क्यों समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन नहीं है, यह हमारा आज का टॉपिक है। कहते हैं कुछ लोग खुद शेर को मारते हैं तो कुछ लोग उसी मरे शेर की पूंछ पकड़कर अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं। अब यह मैंने ऐसा क्यों कहा, यह आगे बताता हूँ। कि जबकि समुद्रगुप्त अपने माता पिता के अग्रज संतान नहीं थे, फिर भी इनके पिता महाराज चंद्रगुप्त ने इन्हें इनकी योग्यता को देखते हुए इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। महाराज चंद्रगुप्त के इस एक अपरंपरागत निर्णय ने भारत के साथ साथ विश्व को भी एक ऐसा शासक दिया जो युगांतकारी सिद्ध हुआ व भारतवर्ष को उसका स्वर्णिम इतिहास दिया। जब यह घोषित कर दिया गया कि समुद्रगुप्त ही सिंहासन को सुशोभित करेंगे, चंद्रगुप्त के अन्य संतान इससे क्षुब्ध हो गए। वह आपस में गठबंधन बनाकर समुद्रगुप्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किंतु समुद्रगुप्त को दो चीजें बजाने का पहले ही से बड़ा शौक व अनुभव था दोस्तों। पहला उनकी वीणा, वो दूसरा उनके शत्रु। वीणा बजाते हुए उनकी मुद्राएं भी मिली है जो इस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य है। जबकि शत्रु के साथ ऐसा करना उनके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उत्कीर्ण है, जो सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है। दोस्तों, जब युवराज समुद्रगुप्त को सिंहासन मिला था तो उनके शासन में बिहार के अलावे यूपी व बंगाल का भी कुछ हिस्सा आता था। जबकि जब सम्राट समुद्रगुप्त अपने चरम पर थे तो प्रयाग प्रशस्ति के 19वें व 20वें वाक्य के अनुसार उनके कंट्रोल में उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा देश के पूर्वी व दक्षिण पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र भी शामिल थे। इसके साथ ही श्रीलंका में भी यह जीत चुके थे। लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों को उन्होंने अपने सीधे नियंत्रण में न रखकर वहां के शासकों के अपना अनुचर बनाकर व अपने शाही मुहर का इस्तेमाल करने की अनुमति देकर उनके राज परिवार की स्त्रियों से विवाह करने व नजराने देने जैसे शर्तों पर उन्हें ही वहाँ का शासक या यूँ कहें कि वहाँ का सामंत बना दिया। सम्राट का यह कदम उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है कि किस तरह यह रणनीति उनके राजवंश को सैकड़ों वर्ष आगे तक चलाने में अत्यंत सहायक रहा। वर्ष 335 में ये बिहार की गद्दी पर बैठते हैं। वह 40-45 वर्ष के लंबे व गौरवशाली शासनकाल में भारत के एक विशाल भूभाग पर सफलतापूर्वक शासन किया, देश की उन्नति की। यूं ही नहीं, गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इनके काल में कला व संस्कृति भी खूब फूली फली। गुप्त भगवान विष्णु को मानने वाले थे, अर्थात वैष्णव थे। किंतु अन्य संप्रदाय और धर्म के लिए भी समुद्रगुप्त सहिष्णु थे, जो इस बात से प्रत्यक्षता स्पष्ट है कि इनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का भी प्रसार व अभिवृद्धि हुई। गोरक्षा का भी समुद्रगुप्त ने संरक्षण किया व अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। बिहार की धरती पर उत्पन्न समुद्रगुप्त ने देश व विश्व को अपने शासनकाल में अनगिनत उपलब्धियों से पाट दिया। संभवतः इन्हीं कारणों से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसा परम प्रतापी पुत्र भी इन्हें प्राप्त हुआ। अब हम आते हैं इस वीडियो के शुरुआत में कहे गए शेर वाले वाक्य पर। सम्राट समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में 40 युद्ध लड़े व अजेय रहे। उनका शासनकाल आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श दृष्टांत है और इतिहासकार बी ए स्मिथ उनकी तुलना नेपोलियन से करके यह दर्शाना चाहते हैं कि नेपोलियन इनके स्तर का व्यक्तित्व था। जबकि सत्य यह है कि अपने अंतिम दिनों में नेपोलियन न केवल युद्ध हारा बल्कि उसका अंत भी गुमनामी में ही हो गया। वाटरलू की लड़ाई में हारने के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासन के दौरान वह मर गया। इस तरह नेपोलियन की तुलना सम्राट समुद्रगुप्त से करके इतिहासकार वी ए स्मिथ मरे हुए शेर की पूंछ नेपोलियन के हाथ में देकर उसे समुद्रगुप्त के कद के बराबर लाने व दिखाने का असफल व कुत्सित प्रयास करते हैं। न समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन हैं, न नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त हो सकता है। हमें अपने देश के वैभवशाली व शौर्यपूर्ण शासक पर गर्व है। धन्यवाद। जय हिंद।